यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। जो प्रथम प्रश्न पत्र है बीएड सेकेंड ईयर का, उसमें अनुदेशनात्मक उद्देश्य का। अगर हम शिक्षण की प्रक्रिया की बात करें कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में हमने आपको बताया कि 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो शिक्षण पूर्व अवस्था, दूसरी जो शिक्षण की अवस्था या जिसको अंतःक्रिया की अवस्था बोलते हैं, और तीसरा शिक्षण की पश्च अवस्था। तो शिक्षण की पूर्व अवस्था, जब अवस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी आपको यही लिखना है कि शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण की अवस्था और शिक्षण पश्च अवस्था। शिक्षण पूर्व अवस्था में हम शिक्षण की जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए जो भी सामग्री जरूरी है, जो शिक्षण विधि प्रविधि जरूरी है, जो उद्देश्यों का निर्धारण होता है, ये सारी चीजें हम कब करते हैं? शिक्षण पूर्व अवस्था में करते हैं। शिक्षण का कार्य हम शिक्षण की अवस्था में करते हैं। और शिक्षण पश्च अवस्था में हम देखते हैं कि जिन शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था उसकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई, इसकी चर्चा हम शिक्षण पश्च अवस्था में करते हैं। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है उसमें शिक्षण से पूर्व की जो अवस्था होती है उसमें जो कुछ भी किया जाता है उसके अंतर्गत वही आता है। जैसे वहां हम करते क्या हैं, तो वहां सबसे पहले हम शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का जब हम निर्धारण करते हैं तो वहाँ 2 तरीके के उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होते हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि किसी भी विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, और विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चे के में हम किस व्यवहार परिवर्तन की आशा करते हैं, कि बच्चे में किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन होगा, ये आता है किसमें? विशिष्ट उद्देश्य में। उसके बाद शिक्षण पूर्व अवस्था में ही हम शिक्षण विधि का चुनाव करते हैं, शिक्षण प्रविधि का चुनाव करते हैं, शिक्षण सूत्र का चुनाव करते हैं, शिक्षण सिद्धांत का चुनाव करते हैं, शिक्षण आव्यूह का चुनाव करते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री का चुनाव करते हैं, शिक्षण किस स्तर का होगा इसका, यानी कि शिक्षण किस स्तर का मतलब स्मृति स्तर पे होगा कि बोध स्तर पे होगा कि चिंतन स्तर पे होगा, बच्चों में हम किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, ज्ञानात्मक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन, क्रियात्मक परिवर्तन। तो ये सारा कुछ जो तय होता है वो शिक्षण पूर्व अवस्था में ही तय होता है। और जब हम किसी काम को प्लानिंग के तहत करते हैं तो वह काम बहुत आसानी से होता है और उसके उद्देश्यों की पूर्ति भी हमको प्राप्त होती है। तो शिक्षण भी क्या है? एक क्रिया है। तो क्रिया करने से पूर्व हम उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। तो जो प्री प्लानिंग में पूरा कुछ आता है वही क्या होता है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है। तो अगर हम कहें कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य है क्या, तो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो एक शिक्षक शिक्षण करने के पूर्व ही निर्धारित करता है। और इस निर्धारण करने से फायदा क्या है? उसको एक दिशा मिलती है कि किस दिशा पे जा करके वह शिक्षण कार्य करेगा, वह उसको एक दिशा प्राप्त होती है, उसी पे चल करके वह काम करता है, शिक्षण करता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। तो जब वह उद्देश्यों का निर्धारण करता है तो उद्देश्यों के निर्धारण से उसको एक दिशा मिलती है। किस स्तर का शिक्षण करना है, बच्चे में किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन लाना है, इसकी भी समझ उसके अंदर विकसित होती है। तो ये हो गया शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण के बाद की प्रक्रिया। ये हो गई कि किस प्रकार का शिक्षण उसको करना है, ये पहले निर्धारित हो गया और क्लासरूम में जाएगा तो उसको शिक्षण वह करेगा। तो बाकी जो कुछ भी प्लानिंग होती है वह उसी के अंतर्गत आ गया। उसके बाद इसी में होता क्या है कि जब एक दिशा उसको मिलती है तो उसी दिशा पे जा करके वह काम करना प्रारंभ कर देता है। शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण करने के बाद उसको वह व्यवहारिक रूप में लिखता है। व्यवहारिक रूप में लिखने का जो प्रारूप दिया वो रॉबर्ट मेगर ने दिया है। आप पढ़े होंगे कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी होगी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के आधार पर रॉबर्ट मेगर ने कुछ शब्द दिए हैं और उन्हीं शब्दों के माध्यम से प्रश्नों का जो स्वरूप है वो निर्धारित होता है। कहा गया कि व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, परिभाषा दीजिए, विशेषता बताइए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए,
तुलना कीजिए, ये सारे जो शब्द हैं, यही तय करते हैं कि किस प्रश्न के उत्तर में हमको क्या लिखना है। हमको तो लगता है कि सभी प्रश्नों में एक जैसे सभी प्रश्न एक जैसे हैं, लेकिन नहीं है। व्याख्या करना अलग चीज़ है, वर्णन करना अलग चीज़ है, आलोचनात्मक व्याख्या करना अलग चीज़ है, तुलना करना अलग चीज़ है, ये सब अलग-अलग स्तर के हैं। जब आप शिक्षण उद्देश्यों को पढ़ेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी के आधार पे, तो वहाँ से आपको क्लियर होगी और उसी के आधार पे मेगर ने उन शैक्षिक उद्देश्यों को शब्दों के माध्यम से व्यवहारिक रूप में लिखा है। तो टीचर क्या करता है, व्यवहारिक रूप में उसको जानने का प्रयास करता है, लिखने का प्रयास करता है। तो उसमें होता क्या है कि किस स्तर तक का शिक्षण करना है टीचर को पता चल गया, किस प्रकार की टीचिंग एड का इस्तेमाल करेगा टीचर को पता चल गया। तो शिक्षण के करने से पूर्व की जो अवस्था होती है, उसमें जो कुछ भी एक टीचर करता है, वो सब कुछ अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आपको केवल यही जानकारी करनी है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मतलब कि शिक्षण क्रिया करने से पूर्व एक शिक्षक जो कुछ भी नियोजित करता है, जो कुछ भी प्लानिंग करता है, वो सारा कुछ कहाँ होता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है। क्योंकि अनुदेशन केवल बोल करके नहीं होता है। अनुदेशन का मतलब कि हमको सूचना प्राप्त हो, इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो, चाहे जैसे प्राप्त हो। हम किताब पढ़ते हैं तब किताब से भी हमको सूचना मिलती है। किसी वस्तु को कहीं देख करके, कोई पोस्टर लगा हुआ है उसको देख करके भी हमको सूचना मिलती है। जब कहीं इस प्रकृति में कुछ घटित होता है तो उससे भी हमको कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो हमको मिलता है केवल पढ़ाने से, बोलने से, चालने से नहीं मिलता है, तो टीचर के हाव भाव से मिलता है। टीचर की जो कार्य प्रणाली है उससे भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है, अनुदेशन के अंतर्गत आता है। तो जो कुछ भी हम तय करते हैं शिक्षण करने से पूर्व, जो कुछ भी हम तय करते हैं वो सारा कुछ अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। चाहे वो शिक्षण विधि का क्या लगेगा ये हमको सोचना है, प्रविधि है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण आव्यूह है, कि किस प्रकार का हम टीचिंग एड इस्तेमाल करेंगे, ये सारा कुछ जो पहले से ही हम निर्धारित करते हैं, ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस पे केवल आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, ये बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा। अगर बड़े क्वेश्चन में आएगा तो आपको आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट ग्लेसर का जो 1962 का बेसिक शिक्षण प्रतिमान है उसकी व्याख्या कीजिए। तो उसमें सबसे पहला जो चरण है वो अनुदेशात्मक उद्देश्य ही है, दूसरा चरण पूर्व व्यवहार है, तीसरा चरण अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है और चौथा चरण आपका निष्पत्ति या मूल्यांकन है। तो आप ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। व्यवहार जो पूर्व व्यवहार है, इसका मतलब जब हम क्लासरूम में जाते हैं, एक शिक्षक क्लासरूम में जाता है तो पहले जिस टॉपिक को वह पढ़ाना है उसको, उससे संबंधित बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है, वह प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, किस्सा कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करता है। और जिससे वह ये पता करने का प्रयास करता है कि जो पहले से हम प्लानिंग करके आए हैं, क्या उस स्तर तक के ये बच्चे हैं कि वह हम इस पे अप्लाई कर दें, वह सीख जाएँ। तो ये पूर्व व्यवहार का पता लगाना हो गया। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत जो शिक्षण कार्य किया जाता है वो सारी चीज़ें अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। और लास्ट में हम जो उद्देश्य निर्धारित करके इतना सब कुछ किए, उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमको उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, हम बच्चों में जो व्यवहार परिवर्तन करना चाह रहे थे और वह व्यवहार परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों हुआ और हुआ तो किस स्तर का हुआ, इसकी जानकारी हमको मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त होती है, जिससे हमको फीडबैक मिलता है और छात्रों को भी फीडबैक मिलता है। ये था आपका अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।